हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और वो शपथ ग्रहण भी कर चुके हैं। इस बार बीजेपी की तो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई, लेकिन उसकी जो अलायंस पार्टी है एनडीए, उसने सरकार बनाया है, जिसमें से मेन जो पोर्टफोलियो की अगर बात करते हैं तो वो बीजेपी के पास ही है और छोटे मोटे जो पोर्टफोलियो है वो एनडीए के अलायंस के पास गया है। तो इससे ये पता चलता है कि बीजेपी जो है वो अपने मेन पोर्टफोलियो अपने पास रख करके ये जताना चाह रही है कि जो अभी फोकस करती आ रही थी 10 साल में, 10 साल अभी जो बीजेपी की सरकार रही एनडीए अलायंस का, लेकिन बीजेपी की ही मेन, क्योंकि वो मेजोरिटी के साथ थी। तो बीजेपी जितना भी लगातार जो डेवलपमेंट के मामले में करती जा रही है, उससे ये लग रहा है कि आने वाले समय में ये जो 5 साल का भी जो टेन्योर रहने वाला है, इसमें भी बीजेपी चाहती है कि मेन पोर्टफोलियो को रख करके पूरी तरीके से फोकस करे और डेवलपमेंट को और ज्यादा आगे बढ़ाए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन कौन से सेक्टर रहने वाले हैं जो बहुत ज्यादा आपके आने वाले समय में बहुत ज्यादा पीक पे जाने वाले हैं। क्योंकि भारत सरकार का जो पूरी तरीके से फोकस है वो 2047 यानी कि आजादी के 100 साल तक होने तक भारत को डेवलप कंट्री में शामिल करना है। और डेवलप कंट्री में शामिल करने के लिए पूरे ऑल ओवर जितने भी भारत के जितना भी पर्सपेक्टिव है, चाहे हम डिफेंस की बात करें या हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रोड कंस्ट्रक्शन की बात करें या फिर आईटी सेक्टर की बात करें या फिर और भी इंप्लॉयमेंट की बात करें, उन सब में बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ करने का चांसेस है। और सरकार को इन सबको लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना है और इन सबको बहुत ज्यादा बढ़ावा देना है। तो आज की इसी वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन कौन से सेक्टर रहने वाले हैं जो स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा फोकस में रहने वाले हैं, ये जो मोदी सरकार जो तीसरी बार बनी है उसको लेकर के। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेट रह सके। दोस्तों, अभी 4 तारीख को जो लोकसभा का रिजल्ट आया, जो उसके पहले एग्जिट पोल आया था, एग्जिट पोल में बताया गया था कि बीजेपी जो है वो 320 से 350 सीट लाने वाली है और बीजेपी की जो अलायंस पार्टी है एनडीए वो लगभग 375 से 400 सीट लाने वाली है। लेकिन 4 तारीख को जब रिजल्ट आया तो केस बहुत ज्यादा उल्टा हो गया था। बीजेपी या एनडीए अलायंस टोटल मिलाकर के भी 300 सीट को टच नहीं कर पाई, जिसकी वजह से जो है वो मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो गया। लगभग जो सेंसेक्स है वो 6000 पॉइंट नीचे गिर गया और अगर हम निफ्टी 50 की बात करते हैं तो वो भी 2000 पॉइंट नीचे गिर गया। तो अब हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से मोदी जी की सरकार बन गई है, तो देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत ज्यादा रडार में रहने वाले हैं और कौन कौन से सेक्टर जो है वो रडार में रहने वाले। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे देख सकते हो। अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों ले रहे हैं सबसे पहले में, तो जाहिर सी बात है कि अगर डेवलप कंट्री होना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है किसी भी देश का, इंफ्रास्ट्रक्चर। जो जितने भी पुल बन रहे हैं, जितने भी ब्रिजेज, रोड और भी बड़े बड़े बिल्डिंग है और ये सब बन रहे हैं, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा मेन फोकस होता है किसी भी, आप यूरोप चले जाओ या अमेरिका चले जाओ या भी किसी भी डेवलप कंट्री चले जाओ, वहां का रोड आपको बहुत ज्यादा फाइन नजर आएगा, वहां के बिल्डिंग आपको देखने को मिलेंगे साफ सुथरी एकदम, पुल मिलेंगे सब जगह। पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है वो डेवलप कंट्री में कही जाती है और इंफ्रास्ट्रक्चर एक मेन रोल अदा करता है। तो देखिए, एनडीए की नई सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर बने रहने की उम्मीद है। जाहिर सी बात है कि उम्मीद ही रखना है, तभी तो ये डेवलप कंट्री में शामिल हो पाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, नई सरकार एक तरफ से जहां पहले चल रहे प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने की कोशिश कर रही है, वहीं अगर हम दूसरी तरफ नए प्रोजेक्ट का ऐलान करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का फोकस अच्छा खासा कदम रहेगा। देखिए, अब सरकार जो है वो 10 साल से सरकार चला रही है, बीजेपी की ही सरकार है और ये 15वां साल, अभी 5 साल अभी और चलेगा, 15वां साल हो जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं कि आज से शुरू हो रहा है, ये 10 साल से लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, जिसका असर हमें देखने को मिल रहा है। चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे किसी भी कस्बे में चले जाओ या फिर गांव के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको एक नंबर का रोड मिलेगा अभी। और ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि सरकार जो है पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस की हुई है। और इस बार भी नई सरकार जो आई है वो एक बार फिर से नए नए प्रोजेक्ट को ऐलान करेगी, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगा। और इसीलिए यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित जो म्यूचुअल फंड है और अगर हम बात करते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो इन सब में इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अब हम दूसरे सेक्टर की बात करते हैं तो दूसरा सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी। अब जाहिर सी बात है, रिन्यूएबल एनर्जी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए रहने वाला है क्योंकि पूरे देश, अगर हम बात करते हैं पूरे देश विदेश में, तो जितने भी सरकारें हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उससे बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होता है, कार्बन एमिशन होता है, जो कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है और ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेन रीजन है। और ग्लोबल वार्मिंग से सी लेवल बढ़ता जा रहा है, जितने भी आपका जो है वो आप देख रहे हो आजकल जो गर्मी चल रहा है कितना ज्यादा, लगभग जो है वो 45 डिग्री 47 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। तो वो इसीलिए हो जा रहा है क्योंकि कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा है और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो मेन रीजन है। और ग्लोबल वार्मिंग किस लिए हो रहा है? क्योंकि हम जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, जैसे कोयला जला के जनरेट करते हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया या फिर और भी चीजें हो गई, तो उन सबसे बहुत ज्यादा जो होता है वो हीट जनरेट होता है और वो जो है ग्लोबल वार्मिंग साथ ही पोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, तो सरकार जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी में घुस रही है और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए पिछले बार की जो 5 साल की सरकार रही उसमें भी बहुत ज्यादा काम किया है। अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी पीएलआई स्कीम लाई, प्रोडक्ट ये जो है जिसके कारण बहुत ज्यादा सब्सिडी मिल रही है। और अभी आप देख सकते हो कि चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, सरकार जो है वो सब्सिडी दे रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदने के लिए। क्यों दे रही है? क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी ही आने वाला सोर्स ऑफ एनर्जी का मुख्य स्रोत रहने वाला है और यही जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करने में मदद करेगा और हमारे जो कार्बन एमिशन है जिससे बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, वैसे भी भारत के बड़े बड़े शहरों में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया है, तो वहां पे भी कम करने को मिलेगा। कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा जीरो करने की कोशिश
कोशिश कर रही है, और रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो देखिए पीएम मोदी की सरकार ने पिछले कुछ सालों में रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस बढ़ाया, जाहिर सी बात है फोकस बहुत ज्यादा बढ़ा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और नेशनल सोलर मिशन इसके उदाहरण है, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो आपका गुड़गांव है। तो आप सोच सकते हो कि भारत में जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो उसका हेडक्वार्टर गुड़गांव है, तो कितनी बड़ी बात है सोलर एनर्जी को लेकर के। अगर हम आगे बात करते हैं तो सोलर, विंड और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की दूसरी कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। उम्मीद है कि सरकार इस सेक्टर में टैक्स में छूट देने की प्रोत्साहन देगी। देखिए अभी जो मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सोलर, विंड और रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि सोलर एनर्जी भी रिन्यूएबल में आता है, विंड एनर्जी भी रिन्यूएबल में आता है, और भी बहुत सारे जो रिन्यूएबल एनर्जी है उन सब, चाहे हो गया हाइड्रोथर्मल हो गया, या फिर हम बात कर ले किसी और के भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि इन सब में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है। और चूंकि सरकार को रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना है तो वो टैक्स में भी छूट देने को दे सकती है, ताकि इससे प्रोत्साहन मिले और बहुत सारे लोग रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, तो ये दूसरा सेक्टर हो गया रिन्यूएबल एनर्जी का, जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है इस सरकार के बनते ही। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरा सेक्टर। तो तीसरा सेक्टर है टेक्नोलॉजी एंड आईटी सर्विसेज, जिसमें भारत बहुत आगे है, और भारत जो है वो बहुत ज्यादा आगे होने के बाद भी ये सर्विस सेक्टर में है आईटी के। आईटी अभी ये जो प्रोड्यूस करता है सिर्फ दूसरे के लिए, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो आईटी हब की तरह काम करता है भारत, चाहे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, या फिर रशिया हो गया, या बहुत बड़े बड़े देशों को ये आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे ये पहुंचता जा रहा है, और लगातार नए नए टेक्नोलॉजी जो है वो इन्वेंट होते जा रहे हैं, और इसका मुख्य स्रोत जाता है भारत के आईआईटी और बहुत बड़े बड़े जो आईटी सेक्टर जो संस्थान है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन है। और हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे इन्फोसिस की बात कर ले, टीसीएस की बात कर ले, महिंद्रा टेक की बात कर ले, या फिर हम विप्रो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों की बात कर ले, तो ये सब जो है वो आईटी सर्विसेज टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे है, और ये वर्ल्ड लेवल पे है, ऐसा नहीं कि बस भारत लेवल पे, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे छाई हुई है। अगर हम बात करते हैं अपना यूपीआई सिस्टम, जो कि पूरे विश्व में एकदम धूम मचाए हुए, ठीक है, तो यूनिफाइड ये पेमेंट सिस्टम, तो उससे भी पता चलता है कि भारत जो आईटी सेक्टर में कितना ज्यादा आगे है। अगर हम बात करते हैं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मामले में भारत नंबर 1 पे आ गया है, तो सोच सकते हो कि कितना ज्यादा ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है यूपीआई के आने से। अब लोग अगर बाहर निकलते हैं तो वो अपना मोबाइल लेकर के ही निकल जाते हैं, जरूरी नहीं कि उनके पॉकेट में पैसा हो, क्योंकि यूपीआई सिस्टम जो है वो पूरे गांव गांव तक फैल गया है, और कहीं भी आप बिना कोई दिक्कत के आप जो है पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है, छोटे छोटे चाहे रेडी पटरी पे हो गया हो, चाहे छोटे छोटे आप खोमचे पे देख लो, वहां पे भी यूपीआई से पेमेंट आप आसानी से कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया में भी कहीं भी कर सकते हो, जो बताता है कि भारत का जो टेक्नोलॉजी और आईटी सर्विसेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और ये जो है वो पूरे विश्व को सपोर्ट भी कर रहा है। अगर हम इसको लेकर के बात करते हैं तो इंडिया आईटी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। अब देश में स्टार्टअप का इकोसिस्टम भी है। जी हाँ, एक और बात मैं आपको बोलना मिस कर गया, स्टार्टअप इकोसिस्टम जो कि इंडिया का बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पहले 2014 के पहले अगर बात करते हैं तो मुश्किल से 50 स्टार्टअप भी साल भर में रजिस्टर नहीं होते थे, लेकिन अभी अगर बात करते हैं तो लगभग 1000, 1500, 2000 स्टार्टअप जो है वो एक साल में रजिस्टर होते हैं, जो कि बताता है कि इंडिया जो इकोनॉमिक सिस्टम है, टेक्नोलॉजी सिस्टम है, और स्टार्टअप के मामले में भी बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम के जरिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर सरकार का फोकस बना रहेगा। ऐसे में टेक्नोलॉजी आधारित फंड और कंपनियों में निवेश किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी जैसे कंपनियों में भी निवेश किया जा सकता है। अब टेक्नोलॉजी का जो आने वाला फील्ड है वो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी। तो ये जो आने वाले जो है अभी तक इनको पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया, लेकिन ये आने वाले जो है वो बहुत ज्यादा इनमें इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है। इसी को लेकर के मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा सेक्टर, टेक्नोलॉजी और आईटी सर्विसेज। ठीक है, अब चौथे सेक्टर की बात करते हैं, वो है फाइनेंशियल सर्विस। अब इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खुल रही है, नए नए स्टार्टअप खुल रहे हैं, तो उन सबको कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो पैसे वो कहां से रेज करेंगे? तो उसके लिए फाइनेंशियल सर्विस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो छोटे छोटे स्टार्टअप को पैसे देते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में वो फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं और फाइनेंशियली उनको हेल्प करते हैं, और उसके जरिए वो पैसे कमाते हैं। तो फाइनेंशियल सर्विस जो भारत का है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। अगर हम बात करें तो बैंक जो अमेरिका के हैं वो सब कोलैप्स करते हैं, लेकिन उनका असर अभी ना स्टॉक मार्केट पे देखने को मिलता है भारत का, ना ही भारत के बैंकिंग सेक्टर पे देखने को मिलता है, क्योंकि आरबीआई जो है वो उसी तरीके से पॉलिसी बनाई है जो भारत के अनुकूल है। ठीक है, एक्सपर्ट का कहना है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन और इकोनॉमिक रिफॉर्म पर सरकार का फोकस बना रहेगा। जनधन योजना, जीएसटी की शुरुआत और बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म से फाइनेंशियल ग्रोथ की ठोस बुनियाद पड़ी है। इसलिए बैंक, एनबीएफसी और इंश्योरेंस कंपनी के स्टॉक में निवेश करना अच्छा मुनाफा हो सकता है। अब देखिए, हमने जो अभी देखा कुछ दिन पहले जो मोदी सरकार आई थी, जनधन योजना के सबको खाता खुलाई, इससे क्या हुआ, कोने कोने में जितने भी लोग हैं जो अभी तक बैंकिंग सिस्टम से जुड़े नहीं थे वो जुड़ गए, और अब जो जितना भी उनको जो गवर्नमेंट का जो सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, वो उनका जनधन खाते में आता है। जीएसटी की शुरुआत करी जिससे टैक्स भरना आसान हो गया और बहुत ज्यादा टैक्स भरा जाने लगा। बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स देखने को मिला, क्योंकि पहले जो बैंकिंग सेक्टर था वो वैसा नहीं काम करता था, और इसीलिए मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसलिए बैंक, एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और इंश्योरेंस कंपनी, पहले इंश्योरेंस का उतना ज्यादा बोलबाला नहीं था, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ही एक दो ऐसे थे जो जानते थे, लेकिन अब ढेरों सारे इंश्योरेंस कंपनी हो गई है, प्राइवेट चाहे हो चाहे सरकारी हो, ये बहुत ज्यादा बोलबाला हो गया है। तो फाइनेंशियल सर्विस भी है एक अच्छा खासा सेक्टर हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, अब हम पांचवें सेक्टर की बात करते हैं, तो वो है आपका हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स। हम जानते हैं कि भारत जो है वो बहुत ही सस्ती दवाइयां बनाता है और यूरोप, अमेरिका जैसे देशों में बेचता है। अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो दवाइयों का मैन्युफैक्चर होता है
फार्मास्यूटिकल, वो भारत में होता है और उसके बाद अलग अलग देशों में जाते हैं। इसलिए भारत एक तरह से आप कह सकते हो कि हेल्थ केयर टूरिज्म भी है। क्यों? क्योंकि अलग अलग देश के लोग सस्ते इलाज करवाने के लिए भारत में आते हैं। आपने देखा होगा चाहे मालदीव हो चाहे पाकिस्तान हो, जहां पे हमारी जो दुश्मनी चलती है उसके बावजूद भी पाकिस्तान के लोग वीजा लेकर के यहाँ इलाज करवाने आते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका यूरोप से लोग आते हैं सस्ता इलाज करवाने और अच्छी क्वालिटी का इलाज होता है। क्यों ये पॉसिबल हो पाया? क्योंकि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत ज्यादा अच्छा है और फार्मास्यूटिकल्स के मामले में हम बहुत ज्यादा चीप है, यानी कि बहुत ही सस्ते दाम पे हमारी जो दवाइयां हैं वो मिल पाती है। अगर हम बात करें अमेरिका या फिर यूरोप में, तो वहां पे अगर आप हेल्थ केयर नहीं ले पाए हो या इंश्योरेंस नहीं करवाए हो तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है अपना हेल्थ केयर से जुड़ी किसी भी समस्या को दिखाने के लिए। लेकिन यही भारत में जो है वो बहुत ही आसान है, क्योंकि भारत में दवाइयां सस्ती है, यहाँ पे हेल्थ केयर का इलाज जो है वो सस्ता है। तो इसी को लेकर के जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो अहमियत बना रहेगा। सरकार आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं लेकर के आई है। अभी हमने देखा कि 5 लाख का जो फ्री इलाज है उसको लेकर के आई है हेल्थ केयर में। सरकार का फोकस कम कीमत पर लोगों को अच्छे हेल्थ सर्विसेज उपलब्ध कराना होगा। अब सरकार का जो फोकस है हेल्थ केयर, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हेल्थ अच्छा रहेगा देश का तो हमारा ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, लेकिन अगर देश का हेल्थ ही खराब रहेगा तो सारा जो हमारा फोकस रहेगा वो हेल्थ पे चला जाएगा, जिसकी वजह से ग्रोथ का जो है वो रुक जाएगा। इसलिए सरकार जो है वो आयुष्मान भारत का योजना लेकर के आई, जिसमें 5 लाख का जो है वो दे रही थी हेल्थ केयर में। और अगर हम बात करते हैं तो सरकार का फोकस रहने वाला है कि हेल्थ केयर में सबको इंक्लूड किया जाए, जिसके कारण हमारा एक हेल्थ सोसाइटी जो है जनरेट हो पाए। इसीलिए कह रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट कि हेल्थ केयर जैसी स्कीम में चाहे फार्मास्यूटिकल कंपनी हो चाहे हेल्थ केयर की कंपनी हो, तो इन सब में भी इन्वेस्ट करना हमारे लिए एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब हम अगले और लास्ट सेक्टर की बात करते हैं, वो एग्रीकल्चर एंड एग्रीटेक। हमने देखा कि अभी किसान प्रदर्शन हुआ कुछ दिन पहले, जिसका असर आपको देखने को मिला। बीजेपी सीट लॉस कर गई और मेजोरिटी नहीं बना पाई, क्योंकि मेनली जो किसान प्रदर्शन हुआ वो हरियाणा, पंजाब, यहाँ तक कि थोड़े थोड़े आपका यूपी का जो वेस्टर्न यूपी है वहां पे हुआ, जिसमें असर देखने को मिला, बीजेपी वहां पे लूज कर गई। इसलिए बीजेपी का इस बार मेन फोकस रहेगा एग्रीकल्चर और एग्रीटेक में। क्यों? क्योंकि किसानों को इस बार जो है वो मुनाफा बढ़ाना है, और किसानों को मुनाफा बढ़ेगा तभी किसान जो है वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। इसीलिए एग्रीकल्चर में एक मेन फोकस रहने वाला है बीजेपी का इस बार की सरकार में। तो एग्रीकल्चर आज भी इंडियन इकोनॉमी का आधार है, इसलिए सरकार का फोकस किसानों के इनकम बढ़ाने पर रहेगा। एनडीए की नई सरकार का फोकस भी कृषि क्षेत्र में रिफॉर्म के जरिए ग्रामीण इलाकों में लोगों का, खासकर किसानों की आमदनी बढ़ाने पर रहेगा। अब जाहिर सी बात है किसान प्रदर्शन इसीलिए हुआ था क्योंकि ये जो है वो एमएसपी की मांग कर रहे थे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो सभी फसलों पे चाह रहे थे, लेकिन सरकार जो थी वो अनेबल थी देने में। उनका कहना था कि हम सब पे नहीं दे पाएंगे क्योंकि इतना जो है वो बिकता ही नहीं है, जिसके कारण बहुत ज्यादा लॉसेस होगा, और इसी वजह से इतना बड़ा जो है प्रदर्शन हुआ। और इसके पीछे रीजन था वो 3 कानून जो आए थे कृषि रिलेटेड, जिसको सरकार ने बाद में वापस ले लिया, तो वो भी मेन रीजन था। ठीक है, कृषि कानून जिसको वापस लेना पड़ा। तो इस बार सरकार का फोकस रहेगा कि किसानों को किसी तरीके से अपने फेवर में करें और जितने भी नाराज किसान हैं उनको अपने फेवर में लाएं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर और एग्रीटेक सेक्टर में जितने भी स्टॉक्स हैं उन सब में भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, आपको बढ़ावा। तो दोस्तों ये थे ऐसे स्टॉक्स, हम एक बार फिर से बता देता हूँ। एग्रीकल्चर एंड एग्रीटेक्स, हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड आईटी सर्विसेज, रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब जो है वो इस बार की सरकार में बहुत ज्यादा फोकस में रहने वाले हैं, और इन सब सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने पे आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इन सब सेक्टर में जितने भी स्टॉक्स हैं, मेन जो स्टॉक्स हैं, उनमें आप इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करिए, क्योंकि इस बार की जो सरकार है वो मेनली फोकस इन्हीं सब स्टॉक्स में करने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे पूरी न्यूज, कौन कौन से सेक्टर में जो है आपको फोकस करना है इंडिया की सरकार बनने के बाद, तीसरा टर्म में जो मोदी जी का स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।